हेलो एवरीवन। हमारा चल रहा था एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट में हमारा लास्ट हमने किया था रियो अर्थ स्मिथ सम्मेलन 1992 वाला। तो जो ये हमारी स्मिथ हुई थी, रियो स्मिथ सम्मेलन या रियो अर्थ स्मिथ कह दो या रियो पृथ्वी सम्मेलन कह दो, 1992 में जो हुई थी, उसमें बार बार में एक वर्ड आ रहा था एजेंडा 21। तो हम आज यही जानेंगे कि एजेंडा 21 है क्या, कि एजेंडा 21 है क्या। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या है एजेंडा 21। तो जो आपका एजेंडा 21 है ये क्या है, ये एक वैश्विक कार्य योजना है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल एक्शन प्लान है ये, जिसे आपके पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लागू करने के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था एजेंडा 21? पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास यानी कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए बनाया गया था। यहाँ पे आप एक चीज और ऐड कर लीजिए, किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण और हमारा सतत विकास के लिए इसको लागू किया गया था। इसे कब लागू किया गया था और कहाँ लागू किया गया था? इसको 1992 में आपका रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है वहाँ पर आपके यूएनसीईडी यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्या, अर्थ स्मिथ, इसमें इसको अपनाया गया था। कहाँ पर अपनाया गया था? रियो डी जेनेरियो में अपनाया गया था। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? आपके ब्राजील में है। अब इसमें 21 का मीनिंग क्या है? 21 का अर्थ है 21वीं सदी, ना कि कोई एजेंडा या 21 देश। क्या मीनिंग है? 21वीं सदी। 21वीं सदी के लिए ये एजेंडा था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भाई आर्थिक विकास करना, प्लस सामाजिक न्याय करना, प्लस पर्यावरण संरक्षण करना। इन तीनों के बीच में संतुलन बनाना ही 21 एजेंडा का उद्देश्य था। किनके बीच में? पर्यावरण संरक्षण प्लस सामाजिक न्याय प्लस आर्थिक विकास। ठीक है, इनके बीच में संतुलन बनाना ही इसका उद्देश्य था। प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग हो और गरीबी उन्मूलन पर खासकर ध्यान दिया गया था। अगर हम एजेंडा 21 के प्रमुख क्षेत्र या इसकी बैकग्राउंड की बात करें या हम ये देखें कि इसके अंतर्गत और क्या क्या उद्देश्य थे, ये तो थे ही। और उद्देश्य क्या थे? जैसे गरीबी उन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, मानव स्वास्थ्य में सुधार करना। और क्या था? मानव स्वास्थ्य में सुधार करना भी इसका क्या था? उद्देश्य था। और उद्देश्य क्या थे इसके अंतर्गत? आपको आज स्थायी कृषि और उद्योग था। स्थायी कृषि प्लस उद्योग, ये भी इसका एक क्या था? उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था। विकासशील देशों की मदद करना, और क्या था? आपका ग्लोबल कॉरपोरेशन था इसका। अगर हम बात करें कि जो हमारा एजेंडा 21 है इसके अगर हम प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन से प्रमुख क्षेत्र आते हैं? जैसे वायु, जल और मृदा का संरक्षण करना, कंजर्वेशन ऑफ एयर, वाटर एंड आवर सॉइल, वनों और जैव विविधता की रक्षा करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, मानव बस्तियां और शहरी विकास करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन भागीदारी पर ध्यान देना। अगर हम बात करें भाई इसकी क्या संरचना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई इसके अंतर्गत क्या अध्याय शामिल है। इसके अध्याय करने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि इसके अंतर्गत अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें, चलो कंटिन्यू ही रखते हैं, ठीक है। अगर हम अब आगे बात करें कि एजेंडा 21 में टोटल कितने अध्याय थे, हम इसमें कह देंगे इसमें टोटल कितने चैप्टर्स थे? आपके 40 चैप्टर्स थे, जिनको 4 खंडों में, अगर खंड नहीं समझ में आ रहा तो हम कह देंगे इनको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एजेंडा 21 को किस में डिवाइड किया गया? इसके अंतर्गत कितने चैप्टर्स हैं? इसके अंतर्गत 40 चैप्टर्स हैं और इसके अंतर्गत इन 40 चैप्टर को भी 4 खंडों में बांटा गया है। जैसे हमारा पहला क्या है? सोशल इकोनॉमी एंड इसकी डायमेंशंस यानी कि सामाजिक और आर्थिक आयाम। पहला क्या था? सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, यानी कि सामाजिक और आर्थिक आयाम।
दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा विकास के संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन करना, यानी कि कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इसका दूसरा सेक्शन था। अगर हम इसके थर्ड सेक्शन की बात करें तो इसमें था प्रमुख समूहों की भूमिका, जैसे हमारी महिला हो गया, हमारा यूथ हो गया, या एनजीओज एक्सेट्रा, यानी कि स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स। थर्ड क्या सेक्शन था इसका? स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स। और फोर्थ इसका क्या था? क्रियान्वयन के साधन, यानी कि वित्त, तकनीक और शिक्षा, जिसको हम कह सकते हैं मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। क्या कह सकते हैं? मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या थे? ये थे इसके 4 सेक्शन, जिनमें 40 अध्यायों को बांटा गया है। फर्स्ट कौन सा था? हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक एवं आर्थिक आयाम। सेकंड क्या था? कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि विकास के संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन। थर्ड क्या था हमारा? स्ट्रेंथिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स, यानी कि मुख्य समूहों की भूमिका। और फोर्थ क्या था? मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि क्रियान्वयन के साधन। अगर अब हम बात करें कि इसकी प्रकृति कैसी है, अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो कानूनी रूप से ये बाध्यकारी नहीं है। कोई भी देश इसकी बाउंड नहीं कर सकता। जिसकी मर्जी हो वो इसको अपनाए, जिसकी मर्जी नहीं हो वो ना अपनाए। देशों की स्वेच्छा से अपनाने की इसमें सिफारिश की गई थी। ये क्या था? ये था इसका नेचर। फिर इसमें एजेंडा 21 में कुछ बात की गई है कि लोकल एजेंडा 21 क्या था। जो हमारा लोकल एजेंडा 21 है उसका स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन हो, शहरों, पंचायतों और नगर पालिकाओं की उसमें भूमिका हो। अगर हम भारत और एजेंडा 21 की बात करें तो भारत ने एजेंडा 21 को अपनाया और कई योजनाएं स्टार्ट की। जैसे आपका भारत में 21 के सिद्धांतों को अपनाया गया, पंचायती राज, पर्यावरण नीतियों में इसका प्रभाव देखा गया। जैसे इसके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ आई थी, जैसे आपकी नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी आई थी। इसके अंतर्गत क्या आई थी? भारत में क्या लेके आए थे हम? नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी आई। और क्या चीज़ आया इसके अंतर्गत? आया आपका स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान आया। और क्या आया था? जैसे हम और क्या लेके आए थे? जैसे NAPCC लेके आए थे। NAPCC क्या है? हमारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है? NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। और जैसे आपका जल जीवन मिशन आया, जल जीवन मिशन। और क्या आया था इसके अंतर्गत? जैसे आपके एफोरेस्टेशन प्रोग्राम आए भाई, वनारोपण का। अगर हम इसमें बात करें भारत और एजेंडा 21 के बीच में क्या था, तो हम कह देंगे भारत ने एजेंडा 21 को अपनाया, उसके सिद्धांतों को अपनाया और कुछ योजनाओं की शुरुआत की, जिन पे हमारे पंचायती राज और पर्यावरण नीतियों में भी इनका प्रभाव हमें देखा गया। जैसे नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी, स्वच्छ भारत अभियान, आपका NAPCC जिसको हम बोलते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जल जीवन मिशन और एफोरेस्टेशन प्रोग्राम। ये किसने अपनाया था? ये भारत ने अपनाया था। एजेंडा 21 में टोटल 40 चैप्टर्स हैं और इनको 4 विषयों में बांटा गया है, जो हम अभी पीछे करके आए थे। अब हम उनकी डिटेल करते हैं कि कौन कौन से थे। तो पहला हमारा सेक्शन क्या था? पहला हमारा सेक्शन था सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक और आर्थिक आयाम। इसके अंतर्गत अगर हम इसके मुख्य विषयों की बात करें तो सबसे पहला इसके अंतर्गत क्या इंपॉर्टेंट विषय था? गरीबी उन्मूलन को गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे गरीबी कम हो। उपभोग में अस्थिर पैटर्न में बदलाव किए गए, मतलब उपभोग के अस्थायी पैटर्न को बदलना। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर बात की गई। मानव स्वास्थ्य संरक्षण, शिक्षा, इन पे बात की गई, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की गई।
सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात की गई, यानी कि सतत मानव बस्तियों की बात की गई, और निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरण का एकीकरण किया गया। अगर हम इसमें बात करें तो इसका अगर मेन फोकस करें तो क्या हो जाएगा, मानव कल्याण प्लस विकास पर काम किया गया, यानी कि लोगों का जीवन स्तर सुधारने पे बात की गई। क्या बात की गई भाई, लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरे, इस पर इसका मेन फोकस था, जीवन स्तर को सुधारना। पर लोगों का जीवन तो सुधारना किसके बिना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, यही इसका मेन फोकस था जो हमारा सेक्शन 1 था। सेक्शन 1 हमारा क्या था कि सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, इसके अंतर्गत बात की गई गरीबी उन्मूलन की, उपभोग व अस्थायी पैटर्न को बदलना, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, आपकी स्वास्थ्य शिक्षा की बात की गई, सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात की गई, और निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरण का एकीकरण किया गया। इसका मेन फोकस का क्या था भाई, मानव का कल्याण हो और उनका विकास हो, पर पर्यावरण का नुकसान ना हो। सेकंड सेक्शन हमारा क्या था, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि विकास हेतु संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन। इसके अंतर्गत क्या सब्जेक्ट्स थे हमारे कि भाई वायुमंडल का संरक्षण कैसे हो, वायुमंडल के संरक्षण की बात की गई, वनों के संरक्षण की बात की गई, भूमि संसाधनों के सतत उपयोग की बात की गई, आपके बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन की बात की गई, मरुस्थलीयकरण और सूखा नियंत्रण कैसे हो इसकी बात की गई, वायु क्षेत्रों का संरक्षण ये चैप्टर आता है, जैव प्रौद्योगिकी को सुरक्षित उपयोग किया जाए, समुद्री संसाधनों पर बात की गई, महासागर और समुद्र और तटीय क्षेत्रों के कंजर्वेशन की बात की गई, मीठे जल संसाधनों के संरक्षण की बात, ये सब्जेक्ट इसमें शामिल है। विषैले रसायनों का प्रबंधन हो और खतरनाक अपशिष्ट नियंत्रण हो। अगर हम इसके फोकस की बात करें तो प्राकृतिक जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कैसे हम सस्टेनेबल यूज करें, इस पर मेन फोकस किया गया था। जो सेकंड हमारा था कौन सा सेक्शन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रिसोर्सेज, इसमें क्या क्या बात की गई, यानी कि संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन में क्या बात की गई भाई, वनों का संरक्षण करो, बायोडायवर्सिटी संरक्षण, जल संसाधनों का, भूमि और मृदा संरक्षण, वायु गुणवत्ता, समुद्री संसाधन, जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटा जाए, यानी कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूज हम कैसे करें, ये हमारा था सेक्शन सेकंड। और सेक्शन 3 में बात की गई प्रमुख समूहों की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स, स्ट्रेंथिंग द रोल ऑफ द मेजर ग्रुप्स, हम इसको ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग द, इसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अगर आप कंप्लीट लिखना चाहो तो हम ये बात की थी इसमें, स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप। इस सेक्शन में क्या क्या आपके विषय थे, इसमें जैसे आगे आपकी महिलाएं, बच्चे और युवा, आदिवासी समुदाय आगे थे, हमारे एनजीओ, स्थानीय प्रशासन, किसान, उद्योग, व्यापारी और वैज्ञानिक और तकनीकी समुदाय। कौन कौन से इसमें विषय आगे थे, महिलाओं की भूमिका क्या है, बच्चों और युवाओं की भूमिका, आदिवासी समुदाय, गैर संस्कारी सरकारी संगठन जो हमारे एनजीओज होते हैं, स्थानीय प्रशासन, श्रमिक और ट्रेड यूनियंस, उद्योग और व्यवसाय, वैज्ञानिक तकनीकी समुदाय और किसान। इस पे हमारा क्या मेन फोकस था, जन भागीदारी पर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन पर बात की गई थी। सेक्शन 3 में किस पे बात की गई थी, पीपल्स पार्टिसिपेशन पे बात की गई थी। नेक्स्ट हमारा सेक्शन क्या था, मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन यानी कि कार्यान्वयन या क्रियान्वयन के साधन। ठीक है, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, क्या, कार्यान्वयन के साधन। इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से चैप्टर आगे थे, जैसे हमारे वित्तीय संसाधन आगे, तकनीकी हस्तांतरण आ गया, शिक्षा प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संस्थागत तो हमारी जो व्यवस्था थी उसके ऊपर बात की गई, किसमें, सेक्शन 4 में, जिसमें आपका क्या आ जाता है, कौन कौन से चैप्टर आ जाएंगे, वित्तीय संसाधन, पर्यावरण अनुकूलन तकनीक, और हमारे विज्ञान और अनुसंधान, शिक्षा प्रशिक्षण और जन जागरूकता, संस्थागत ढांचा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात की गई, कानूनी और प्रशासनिक उपायों की बात की गई, और सूचना प्रणाली। अगर हम इसमें बात करें, इस पे फोकस किस चीज़ पे किया गया था, इस पे फोकस किया गया था डेवलपिंग कंट्रीज को, इसको हम लिख ही देते हैं
किस चीज पे फोकस किया गया था? नीतियों को लागू करना, यानी कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को सहायता करनी चाहिए। किनकी? विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, इसके जो हमारा एजेंडा 21 था, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत हम क्या बात करते हैं कि भाई जो हमारा लोकल एजेंडा 21 था हमने कर लिया। भाई जो हमारे शहर है, गांव है, पंचायत है, नगर निगम स्तर पर थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली पे बात की गई। जैसे भाई स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण, इनकी बात की गई थी। इसमें हरित क्षेत्र का विकास हो। अब है ना जो आपका यूएनईपी है, अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो सबसे पहले हम क्या कह देंगे कि भाई पर्यावरण संरक्षण करना, कंजर्वेशन ऑफ अवर नेचर, यानी कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे बात की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार किया गया। ग्लोबल आपका जो वैश्विक सहयोग होता है उस पर बात की गई। भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा की बात की गई। इतने बात करने के बाद भी कुछ इसके क्रिटिसिज्म हुए, कुछ इस पे आलोचना हुई। जैसे ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था किसी भी देश में, विकासशील देशों को पर्याप्त वित्त नहीं मिल रहा था, और क्रियान्वयन इसका काफी इम्प्लीमेंटेशन थी वो काफी स्लो थी। तो हमसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? सबसे पहला तो हमसे यही पूछ सकता है कि ये आपका रियो और स्मिथ कब हुआ? 1992 में। कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? हम कह देंगे यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस थी। अगर इसमें किसकी बात की गई? 21 एजेंडा की बात की गई। कितने चैप्टर्स थे? 40 चैप्टर्स थे। कितने सेक्शन थे? 4 सेक्शन थे। किस पे बात की गई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लोकल एजेंडा 21 पे बात की गई। ठीक है, तो हम कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं? एजेंडा 21 में टोटल चैप्टर कितने हैं? 4। सेक्शंस कितने हैं? 4। कब अपनाया गया? रियो कॉन्फ्रेंस 1992 में। प्रकृति कैसी थी? ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था, नॉट बाइंडिंग। 21 का अर्थ क्या है? 21वीं सदी। तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं, जो एजेंडा 21 है ये क्या है? एक ग्लोबल एक्शन प्लान है जिसे 1992 में रियो और स्मिथ में सतत विकास के लिए अपनाया गया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? यूएनईपी होगा, क्योंकि यूएनईपी ये कुछ संस्थाएं हैं जो बार बार में हमारे सिलेबस, हमारी पीपीटी में आ रही थी, तो हम इनके बारे में भी पढ़ना चाहिए कि यूएनईपी है क्या। वैसे यूएनईपी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, लेकिन आज हम इसको दोबारा करेंगे। तो जो हमारा यूएनईपी है इसका कंप्लीट नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या है यूएनईपी? संयुक्त राष्ट्र की वो एजेंसी है जो वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती है। किसके लिए कार्य करती है? ये हम कह देंगे वैश्विक पर्यावरण के लिए कार्य करती है, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण का कार्य करती है। सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह देंगे? यूएनईपी क्या है? ये यूनाइटेड नेशन की वो एजेंसी है जो वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती है। बात आ जाए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना का कारण क्या था? जो हमारा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 था उसकी सिफारिश पर हमने इसकी स्थापना की थी। कब की थी इसकी स्थापना? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में की थी। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें, अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें, तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? नैरोबी। नैरोबी कहाँ है? केन्या में। यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपके नैरोबी केन्या में है। कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में है। और इसकी संस्थापक सम्मेलन कब हुआ था? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की सिफारिश पर। जो हमारा ये यूएनईपी है संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र प्रमुख एजेंसी है जिसका मुख्यालय किसी भी विकासशील देश में है। ठीक है, जो हमारा यूएनईपी है इसकी स्थापना के रीजन क्या थे? सबसे पहले तो जो हमारा 1970 का पीरियड चल रहा था, इसमें एक तो आपका पोल्यूशन हाई लेवल पे जा रहा था। पोल्यूशन क्या था? बढ़ रहा था। वनों की कटाई होती जा रही थी, वनों की कटाई हो रही थी, काफी हाई लेवल पर हो रही थी ये भी, जिससे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या हो रहा था भाई? नुकसान होता जा रहा था, और हमारा औद्योगिक पोल्यूशन भी काफी बढ़ता जा रहा था। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन ने क्या बनाया? यूएनईपी बनाया। अब हम बात करें कि इसके उद्देश्य क्या हैं, यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहला वही आ जाएगा, अगर पोल्यूशन हो रहा है तो यानी कि पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए।
सतत विकास को बढ़ावा देना चाहिए, देशों को पर्यावरण नीतियों बनाने में सहायता देनी चाहिए, पर्यावरण के लिए जागरूकता बढ़ानी चाहिए, वैश्विक पर्यावरण समझौतों का समन्वय होना चाहिए। यही इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। क्योंकि बात किसकी हो रही है इसमें? पॉल्यूशन की हो रही है, वनों की कटाई होती जा रही थी, बायोडाइवर्सिटी घटती जा रही थी, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा था। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स भी क्या होंगे? वैश्विक पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय समस्याओं पर देशों को मार्गदर्शन देना, सतत विकास को प्रोत्साहित करना और पर्यावरण से जुड़ी नीतियों का कार्यक्रम बनाना। यानी कि हम इसके ऑब्जेक्टिव्स में क्या कह देंगे भाई? पर्यावरण संरक्षण सबसे इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बढ़ाया जाए, देशों के पर्यावरण नीतियां बनाने में उनकी सहायता की जाए, पर्यावरण जागरूकता बढ़ानी चाहिए और वैश्विक पर्यावरण समझौतों का समन्वय होना चाहिए। अब हम बात करें यूएनईपी के मेन फंक्शंस क्या हैं, इनके प्रमुख कार्य क्या हैं, तो वही अगर पर्यावरण से जुड़ा है तो हम क्या करेंगे भाई? जलवायु परिवर्तन पर कार्य होना चाहिए, उनका डेटा कलेक्शन होना चाहिए, यानी कि पर्यावरण से जुड़ा डेटा का संग्रह होना चाहिए। ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? पर्यावरण से जुड़ा डेटा कलेक्शन होना चाहिए, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए, वायु और जल और मृदा प्रदूषण नियंत्रण पर काम करना चाहिए, जिसको हम क्या कह सकते हैं? क्या होना चाहिए? एनवायरमेंटल असेसमेंट होनी चाहिए। ओजोन परत का संरक्षण होना चाहिए, पर्यावरणीय जागरूकता फैलानी चाहिए। और क्या क्या आ सकता है इसमें? आ सकता है हमारे सरकारों की पॉलिसी गाइडेंस, हमारी गवर्नमेंट्स की सरकारों को पॉलिसी गाइडेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग पे बात की गई, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधियों का सहयोग होना चाहिए। अगर हम इसमें बात करें कि भाई यूएनईपी के प्रमुख दिवस कौन से हैं, तो देखो आपका एक तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है कब? 5 जून। ये इसके क्या थे? प्रमुख कार्यक्रम लगा लो या इससे जुड़े प्रमुख दिवस की बात करवा लो। जो आपका पर्यावरण है दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस, जिसको हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बोलते हैं, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये यूएनईपी द्वारा मनाया जाता है हर साल 5 जून को, ठीक है। और इसमें क्या बात की गई? जैसे 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, इसका इन्होंने समर्थन किया कि भाई 16 सितंबर को क्या होना चाहिए? विश्व ओजोन दिवस पर काम होना चाहिए। अगर हम बात करें कि यूएनईपी द्वारा भाई कौन कौन सी संधियां हुई, तो सबसे पहले आपका जो स्टॉकहोम कन्वेंशन था उसके पीओपीएस पे बात की गई, जो आपके केमिकल से जुड़ी हुई थी, ठीक है भी, जो जितने भी खतरनाक केमिकल्स हैं उन पे कंट्रोल होना चाहिए। और जैसे आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर की वजह से था। कब हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? हमारा हुआ था 1987 में। कब हुआ था? 1987 में। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुआ था? 2001 में। और बेसल आपका जो कन्वेंशन था, अभी हम आगे करेंगे, ये किस पर बात किया गया था भाई? जो हमारा हैजर्ड वेस्ट है, यानी सॉरी, जो हमारा खतरनाक अपशिष्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हैजर्डियस होता है, हैजर्डियस वेस्ट, इस पे एक संधि हुई। एक हमारा मिनमाटा कन्वेंशन हुआ था, मिनमाटा कन्वेंशन, जिसको पारे के लिए ये रिलेट किया गया था। और जैसे आपका पेरिस एग्रीमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट पे भी संधि हुई थी। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 में। जैसे हमारा इसमें क्योटो प्रोटोकॉल था, क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस एग्रीमेंट से पहले आया था। क्योटो प्रोटोकॉल जैसे हमारा 1997 में हुआ था, जोन सा 1997, ठीक है, जिसपे हमने क्लाइमेट चेंज की बात की गई थी, पेरिस एग्रीमेंट पे बात की गई थी। आपका एक और था, कौन सा था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था ओजोन लेयर को लेके। एक हमारा जैसे बेसल्स कन्वेंशन था, इस पे बात की गई, साइट्स पे बात की गई,
साइट्स किसके लिए था? हमारे वन्यजीव संरक्षण के लिए था। और हमारे सीबीडी पे बात की गई। सीबीडी क्या थी? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस पे, इन एग्रीमेंट्स पे, यानी कि ये लगा सकते हो कि इनको जन्म देने पे इनका समर्थन किया यूएनईपी ने। ठीक है, तो अगर हम यूएनईपी की बात करें, तो अगर हम इसकी गवर्निंग बॉडी की बात करें तो कौन सी है इसकी गवर्निंग बॉडी? यूएनईए, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली। ये यूएनईपी की क्या है? सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। अगर हम भारत और यूएनईपी की बात करें तो भारत और यूएनईपी, भारत यूएनईपी का क्या है? एक सक्रिय सदस्य है। भारत में यूएनईपी समर्थित परियोजनाओं की अगर हम बात करें तो कई पर्यावरण समझौतों पर पर्यावरण की भारत की भूमिका यूएनईपी के माध्यम से हुई। कौन कौन से हैं वो अगर हम बात करें, जैसे आपके क्लाइमेट चेंज पे बात की गई, क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन, और हमारा जो एयर और वाटर पोल्यूशन है उसके कंट्रोल पर। ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पहली बार कब मनाया गया था? जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आया था, ये पहली बार कब मनाया गया था? 1974 में ये मनाया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट। इसकी थीम क्या थी उस टाइम पे? इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। क्या थी इसकी थीम? ओनली वन अर्थ उस टाइम इसकी थीम थी। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना कैसी है भाई? ये एक गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, यूनाइटेड एनवायरमेंट असेंबली इसका सर्वोच्च निकाय है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं इसके प्रमुख, और इसमें आपके प्रशासनिक कार्य जो आपका सेक्रेटरीट है वो काम करता है। फिर अगर हम इसके, और आगे लिखा नहीं हुआ क्या? चलो इसका थोड़ा सा और हम चीज देखते हैं। क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जो हमारा यूएनईपी है, यूएनईपी के जो मेन फंक्शंस थे, यानी कि जो मेन प्रोग्राम थे वो कौन कौन से थे? मेन प्रोग्राम जैसे आपका एक तो था हमारा 5 जून को जो बनाया जाता है क्या? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एक बात की गई थी इसमें जीईओ की। जीईओ क्या था हमारा? ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट दी गई। ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट पेश की गई एक। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात की गई। और क्या बात की गई इसमें? हम कह देंगे इसके मेन प्रोग्राम्स में और क्या क्या बात की गई थी भाई? यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात की गई। क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम की बात की गई। और क्या क्या किया गया इसमें भाई? आपका जो समुद्री पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने की बात की गई, यानी कि हम क्या कह देंगे? और इसके मेन प्रोग्राम्स क्या थे? मैरीन पोल्यूशन, कंट्रोल पे बात की गई। अगर ये कह दे यूएनईपी के प्रमुख कार्यक्रम कौन से थे, हम पहला कह देंगे भाई वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट दी गई। यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात की गई। क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम्स पे बात की गई और मैरीन पोल्यूशन कंट्रोल पे बात की गई। अभी देखो हमारा ये खत्म हो गया है। अब हमारा, अगर हमसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, ये जो हमारा यूएनईपी है इसकी स्थापना कब हुई? हम कह देंगे 1970 पे हुई थी। फिर बात आ जाए कि ये बताओ कि हमारा जो यूनाइटेड नेशन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो हम क्या कह देंगे? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपके नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। इसके अंतर्गत हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। यूएनईए क्या है? हम कह देंगे एक सर्वोच्च निकाय है। तो हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं? जो यूएनईपी है ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण से संबंधित प्रमुख संस्था है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपके नैरोबी में है। फिर हमारी नेक्स्ट क्या आ गई? यूएनईसीई। यूएनईसीई क्या है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप।
क्या है यूएनईसीई? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की से क्षेत्रीय आर्थिक आयोग के नाम से हम इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय आर्थिक आयोग के नाम से हम इसको जानते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र यूरोपियन आर्थिक आयोग। जो हमारा यूएनईसीई है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। यह संयुक्त राष्ट्र की एक क्षेत्रीय आर्थिक आयोग है जो यूरोप और उससे जुड़े क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग, व्यापार और सतत विकास को बढ़ावा देती है। यूएनईपी का क्या कार्य है? क्या कार्य है? यह यूरोप और उससे जुड़े जितने भी एरियाज हैं उनको आर्थिक सहयोग देना, व्यापार करना और सतत विकास को ये बढ़ावा देती है। अगर आप चाहो तो इस चीज़ को लिख सकते हैं कि ये क्या है। यूएनईसीई क्या है? हम कह देंगे कि यह संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय आर्थिक आयोग है। यूनाइटेड राष्ट्र का, यानी कि यूनाइटेड नेशन की क्षेत्रीय आर्थिक आयोग है जो यूरोप और उससे जुड़े क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग, व्यापार और सतत विकास को बढ़ावा देती है। कौन देती है बढ़ावा? यूएनईसीई, जो हमारा यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप है। ये क्या है? ये हमारी यूनाइटेड नेशन की एक क्षेत्रीय आर्थिक आयोग है जो यूरोप से और उससे जुड़े क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग और व्यापार और सतत विकास को बढ़ावा देती है। ये थी इसकी डेफिनेशन। तो देखिए, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। अगर हम इसके स्थापना के उद्देश्यों की बात करें तो यूरोप में आर्थिक पुनर्निर्माण करना, यानी कि आपका यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल एशिया, ये कंप्लीट ही आ जाता है। इसमें कौन कौन सा एरिया आ जाता है? इसमें अगर हम बात करें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल होता है इसमें, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो हम इसके एरिया में कह देंगे, एक तो हमारा आ जाता है भाई यूरोप, एक आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, और हमारे जो सेंट्रल एशिया है ये इसके एरिया में आ जाता है। यूरोप में आर्थिक पुनर्निर्माण और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग करना। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपके जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हम इसमें सदस्य देश देखें कि सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो इसमें 56 सदस्य देश हैं। इसमें यूरोप के साथ साथ आपका अमेरिका, कनाडा, मध्य एशिया के देश भी इसमें सम्मिलित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आपका यूएनईसीई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसके स्थापना का? देखो, जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ? हमारे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद काफ़ी भाई यूरोप में आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसके बाद क्या हुआ? यूरोप में काफी नुकसान हुआ, तो यूरोप की आर्थिक पुनर्निर्माण पर काम किया गया। और क्या किया गया? व्यापार सहयोग दिया गया, व्यापार, परिवहन और पर्यावरण सहयोग किया गया, आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया गया, हमारा जो सतत विकास है इसको समर्थन किया गया, क्षेत्रीय स्थिरता पर बात की गई। और क्या बात की गई? जैसे हमारा परिवहन है, ठीक है, परिवहन, ऊर्जा, परिवहन हो गया, ऊर्जा हो गया, और पर्यावरण में समन्वय की बात की गई। ये इसका उद्देश्य था। तो नॉर्मल अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि स्थापना के उद्देश्य तो क्या थे भाई? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भाई यूरोप की आर्थिक पुनर्निर्माण करना था, व्यापार में सहयोग बढ़ाना था, और परिवहन, ऊर्जा, पर्यावरण में समन्वय करना था। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात कर देखें तो भाई आर्थिक सहयोग को बढ़ाना हो गया, व्यापार बाधाएं कम करना, परिवहन, ऊर्जा सहयोग करना, पर्यावरण संरक्षण पे बात की गई,
सतत विकास पे बात की गई। इसके प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो इसके प्रमुख क्षेत्रों में जैसे आपका एनवायरनमेंट आ जाएगा, हमारा ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, हमारी एनर्जी आ जाएगी यानी कि ऊर्जा, स्टैटिस्टिक हमारे जो डाटे थे उस पर बात की गई, व्यापार और उद्योग की बात की गई। ये क्या थे, इसके प्रमुख क्षेत्र थे। ठीक है, अगर हम इससे जुड़ी हुई प्रमुख संधियों की बात करें तो आपकी एक संधि आई थी, कौन सी, हेलेंस्की कन्वेंशन, जो इसके बाद ही हम करेंगे 1992 पे। उसमें सीमा पार जल की बात की गई, यानी कि जो हमारे समुद्र एरियाज हैं उनकी बात की गई, जिसको हम वाटर कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं 1992 में। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, वाटर कन्वेंशन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, जो हमारी ट्रांस बाउंड्रीज वाटर कोर्सेज हैं इन पर इस पे बात की गई थी। एक आपका जो एस्पो कन्वेंशन 1991 था, इस पे बात की गई थी, सीमा पार पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन की बात की गई थी। एस्पो कन्वेंशन की बात की गई 1991 में, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस बाउंड्री ऑफ EIA। ठीक है, और इसमें हमारे एक बात की गई थी आरहुस कन्वेंशन 1998 की। आरहुस कन्वेंशन 1998 किसके लिए था, पर्यावरणीय सूचना तक जन पहुंच, यानी कि पर्यावरण सूचना तक जनता की पहुंच हो, इस पे बात की गई थी। और क्या था हमारा जो CLRTAP था, कैलटेप बोल देते हैं इसको हम, वैसे इसको हम कुछ भी नाम नहीं दे सकते, इसका यही नाम है CLRTAP। ठीक है, ये 1979 में हुई थी कन्वेंशन, जो संधियां हुई थी उस पर बात की गई है। इसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण की बात की गई थी। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें किस किस क्षेत्रों की बात की गई थी। एक तो हमारा एक और हुआ था हमारा, जो ये है हमारा CLRTAP, इसका पूरा नाम लिख लो, क्या है, कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन। फिर ऐसे दिमाग में आ जाएगा ना कि भाई ये CLRTAP है क्या, तो इसके बारे में भी लिख लो, क्या है ये, कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन। कब हुआ था ये, 1979 में हुआ था। एक हमारा एस्पो कन्वेंशन हुआ था 1991 में, भाई ट्रांस बाउंड्री की किस पे बात की गई थी, इसमें पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन की बात की गई थी। एक आपका अरहस कन्वेंशन हुआ था 1998 में, इसमें क्या बात की गई थी, भाई पर्यावरण सूचना तक जनता की पहुंच हो। और हमारा जो वाटर कन्वेंशन था, जिसको हम हेलेंस्की कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, जो ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स पे इसमें बात की गई थी। तो देखो, जो हमारा UNEP है, इसके पर्यावरण की, और इसमें पर्यावरण की अगर हम बात करें तो क्या चीज़ होती है भाई, UNECE यूरोपीय पर्यावरण नीतियों का प्रमुख मंच है। सीमा पार प्रदूषण और जल प्रबंधन में अहम भूमिका निभाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज हमसे क्या पूछ सकता है, क्या भारत इसका सदस्य है, हम कह देंगे भारत इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि वह यूरोप क्षेत्रीय आयोग है। ठीक है, लेकिन इसकी संधियों का वैश्विक प्रभाव हमारे देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अरहस में देखने को मिला था। ठीक है, अरहस कन्वेंशन कब हुआ था, 1998 में। इसमें 3 पिलर्स पर बात की गई थी, जैसे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की, पब्लिक पार्टिसिपेशन की, एक्सेस टू जस्टिस की। इन सब के कन्वेंशन के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें बात क्या आ सकती है, भारत और UNECE के बीच में हम क्या कह सकते हैं, भारत UNECE का सदस्य नहीं है, क्योंकि यह यूरोपीय क्षेत्रीय आयोग है UNECE। लेकिन जो इसकी हमारी संधियां देखने को मिलती है, उसका एक ग्लोबल प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे आपके अरहस में देखने को मिला था। ठीक है, अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो ये कैसा है, ये एक प्लेनरी बॉडी है, जिसको हम कमीशन बॉडी बोल देते हैं। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इसमें काम करता है, जो हमारी बहुत सारी कमेटीज़ हैं, वर्किंग ग्रुप है, वो भी इसमें काम करता है। UNECE का महत्व अगर हम बात करें तो यूरोपीय आर्थिक स्थिरता लाना, पर्यावरणीय व्यापक मानक का काम करता है, और पर्यावरण शासन पर काम करता है, सीमा पार सहयोग पर बात करता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर, हम कह देंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1947 में हुई थी। क्षेत्रीय आर्थिक आयोग पर यह काम करता है। आरहस कन्वेंशन किसके अंतर्गत आता है, हम कह देंगे UNECE के अंतर्गत आता है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, जो UNECE है ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र का यूरोप क्षेत्रीय आर्थिक आयोग है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1947 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई, जिनेवा में है। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा हेलेंस्की कन्वेंशन, जिसको हम वाटर कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में अब हम कब करेंगे, कल करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें देख लो। क्या देखोगे, जो हमारा ये अभी बीच में आया है, क्या
आरहस कन्वेंशन के ऊपर थोड़ा सा अभी लिखना चाहोगे या इसको मैं नेक्स्ट में ही करवाऊँ? नेक्स्ट में ही कर लेंगे इसके बारे में हम, ठीक है। तो आज का हमारा ख़त्म हुआ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम करेंगे हेलेंस्की कन्वेंशन, आरहस कन्वेंशन, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।